चलिए, अब हम लोग को देखनी है क्या, प्लियोट्रॉपिक कंडीशन। हम लोग ने मेंडल की सारी इनहेरिटेंस देख ली थी, अब देखना है प्लियोट्रॉपिक में क्या होगा। चलिए, तो प्लियोट्रॉपिक देखें, इससे क्या पूछा जाता है। ये एक सब टॉपिक है जिससे आप कोरिलेट कर सकते हैं, किससे, मेंडलियन प्रिंसिपल से। अब पूछा जाएगा इस सब टॉपिक में आपसे क्या पूछा जाएगा, प्लियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। अगर वन जीन सेवरल फिनोटाइप परफॉर्म करे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्लियोट्रॉपिक। तो प्लियोट्रॉपिक मतलब क्या होगा, वन जीन इंडिकेट सेवरल फिनोटाइप। अगर वन जीन आपको सेवरल फिनोटाइप इंडिकेट करे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लियोट्रॉपिक। तो प्लियोट्रॉपिक को हम डिफाइन करते हैं वन जीन। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। आ जाएंगे बच्चे, तुरंत आ जाएंगे। वन जीन इंडिकेट सेवरल फिनोटाइप। तो वन जीन सेवरल फिनोटाइप इंडिकेट करे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्लियोट्रॉपिक। अब वर्ड विजुअलाइज है, क्लियर? नो सर, अब हो गया। हो गया। चलिए, तो पूछा जाएगा वन जीन इंडिकेट सेवरल फिनोटाइप, क्या कहलाएगा बच्चे, प्लियोट्रॉपिक। अब ध्यान से समझिएगा, प्लियोट्रॉपिक के वन एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, स्टार्च के सिंथेसिस, स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस। ध्यान से समझेंगे इन दोनों में कैसे प्लियोट्रॉपिक होंगे, एंड सीड की शेप। अब समझेंगे प्लियोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या होगा। ये एक सब टॉपिक है जिसको एनसीईआरटी ने लॉ ऑफ डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए इंडिकेट किया है। तो इसमें क्या है, हम प्लियोट्रॉपिक में क्या देख रहे हैं, वन जीन इंडिकेट सेवरल फिनोटाइप। इसमें पहली आपको कौन सा देखना है, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस एंड सीड की शेप। और प्लियोट्रॉपिक के एग्जांपल कौन हो जाएंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अभी आप देखेंगे ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें भी कौन सी इफेक्ट आती है, प्लियोट्रॉपिक। नेक्स्ट आपको देखना है क्या, नेक्स्ट आपको आते हैं सिकल सेल एनीमिया, ये भी इसी का एग्जांपल है। तो ये 3 एग्जांपल आपको किसमें देखने हैं बच्चे, प्लियोट्रॉपिक में। अब फर्स्ट हमें देखना है स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस और सीड की शेप, दूसरा क्या देखना है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, और तीसरा क्या देखना है, सिकल सेल एनीमिया। तो हमसे पूछा जाएगा प्लियोट्रॉपिक क्या है, तो प्लियोट्रॉपिक में वन जीन क्या इंडिकेट करते हैं, सेवरल फिनोटाइप। अब इसमें हमें एक को डिटेल में देखना है, सबसे पहले सबको एक एक करके देखेंगे। पहला कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा आपको स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस। अब स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस और आपको जो है देखना है सीड की शेप, कैसे प्लियोट्रॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। आपको देखना है स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस, अब समझिएगा स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस के लिए क्या कंडीशन आएगा बच्चे, ध्यान से समझिए। स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस के लिए मान लीजिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है और उस जीन को मान लीजिए कैपिटल बी, कैपिटल बी। कैपिटल बी जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टार्च ग्रेन। और कैपिटल बी होगी तो स्टार्च ग्रेन की साइज कैसी होगी, लॉन्ग, लॉन्ग स्टार्च ग्रेन। मतलब स्टार्च ग्रेन कैसा बनाएगा बच्चे, लॉन्ग साइज के। दूसरा समझिएगा, स्मॉल बी तो स्टार्च ग्रेन कैसे बनेंगे, शॉर्ट साइज के, या स्मॉल स्टार्च ग्रेन बनेंगे। ध्यान से समझेंगे क्या कंडीशन आएगा। अब यहां दोनों को मिला दीजिए, यहां से आया कैपिटल बी, यहां से आएगा स्मॉल बी, तो इंटरमीडिएट वाले जो होंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन, इंटरमीडिएट साइज की स्टार्च ग्रेन। तो स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस के लिए देखिए बोर्ड पर
क्या हो रहा है, कैपिटल बी बच्चे कैसे बना रहा है, लॉन्ग साइज के स्टार्च ग्रेन। स्मॉल बी क्या बना रहा है बच्चे, स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन। और कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, F1 जनरेशन, वो ना तो लॉन्ग बना रहा है ना ही स्मॉल बना रहा है, मतलब कौन से साइज के स्टार्च ग्रेन दे रहा है, इंटरमीडिएट। तो बताइए, ये आपने अभी पीछे देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट, उसके एक्सेप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। अब बताइए, तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल बी लॉन्ग साइज के स्टार्च ग्रेन बना रहा है, स्मॉल बी स्मॉल साइज की, और कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ऑप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग है, या उसका एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, किसको ऑबे कर रहा है, इनकम्प्लीट। अनिल क्या पूछ रहे हैं, लॉन्ग क्यों नहीं बनाएगा कैपिटल बी और स्मॉल बी। हाँ बच्चे, वही तो बता रहे हैं, वही इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करेगा। तो यहाँ बताइए कि किसको फॉलो कर रहा है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारे पास कैसा कंडीशन आएगा, इस कंडीशन में हमारे पास आ जाएंगे कौन सा, आपको जो है किसको फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखा था कि वन जीन दूसरे की एक्टिविटी को सप्रेस करके कौन सी फिनोटाइप दे रहा था, इंटरमीडिएट। तो ये कौन सा हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसी का दूसरा फॉर्म समझिएगा बच्चे, ये तो था स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस के लिए, इसे मानिए केस फर्स्ट। और यही जीन अब सीड की शेप के लिए कैसा होगा, ध्यान से समझिएगा, सीड की शेप के लिए। अब आपको देखना है सीड की शेप, ध्यान से देखिएगा, सीड की शेप के लिए यही जीन क्या होगा, इस केस को मानते हैं केस सेकंड, ध्यान से समझेंगे। अब यहां क्या होगा, अगर कैपिटल बी होंगे बच्चे, तो स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस लॉन्ग होगी, बट सीड का शेप कैसा होगा बच्चे, राउंड। स्मॉल बी होंगे तो स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन बनेंगे, बट सीड का शेप होता है रिंकल। बट बच्चे यहां से आएगा कैपिटल बी, यहां से आया स्मॉल बी, तो F1 जनरेशन कैसे बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, भले ही ये इंटरमीडिएट साइज का स्टार्च ग्रेन बने बच्चे, बट यहाँ पर कंडीशन कैसे होंगे, इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन बनते हुए भी यहाँ पे आपको जो है सीड की शेप कैसी होगी, राउंड। तो अब हमें देख के बताइए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीड की शेप के लिए किसको फॉलो कर रहा है, सीड की शेप के लिए किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ को। ऑफ डोमिनेंस। तो देखिए एक ही जीन बच्चे क्या कर रहा है, एक जगह परफॉर्म कर रहा है क्या, कि आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेवर कर रहा है, और दूसरा क्या फेवर कर रहा है, दूसरा फेवर कर रहा है आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो क्या ये फ्रीक्वेंट एग्जांपल हो सकते हैं किसके, आपको प्लियोट्रॉपिक के। तो प्लियोट्रॉपिक का सबसे अधिक पूछा जाने वाला एग्जांपल कौन सा है, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस एंड सीड की शेप। क्लियर बच्चे, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस और सीड की शेप क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको क्या, कि हमारे पास वन जीन जो है वो क्या कोड कर रहा है, सेब्रल फिनोटाइप। अब ध्यान से एक बार और देख लीजिए क्या है, प्लियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बच्चे, वन जीन इंडिकेट सेब्रल फिनोटाइप। और इसमें हमें पहला क्या एग्जांपल क्या देखना है, फर्स्ट एग्जांपल याद रखिएगा एग्जाम के लिए कौन सा, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस एंड सीड की शेप। दूसरे एग्जांपल हमें पूछे जाते हैं बच्चे फिनाइल कीटोन्यूरिया, और थर्ड एग्जांपल आएगा सिकल सेल एनीमिया। एग्जाम में आएगा कि हमारे पास ये एग्जांपल क्या इंडिकेट करते हैं, उसको हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। देखिए आप, स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस केस फर्स्ट मानिए, और सीड की शेप बच्चे क्या मानिए, केस सेकंड। और फिर से देख लीजिए, हम लोग बता चुके इसको, देखिए कैपिटल बी होगा तो ये जीनोटाइप कौन सा स्टार्च ग्रेन देगा, लॉन्ग साइज। स्मॉल बी होंगे तो स्टार्च ग्रेन कैसा बनेगा बच्चे, स्मॉल साइज। अब यहां से आएगा कैपिटल बी, यहां से स्मॉल बी, तो कैपिटल बी स्मॉल बी जब मिलेंगे तो स्टार्च ग्रेन कैसा बनेगा, तो इस समय स्टार्च ग्रेन बनेगा कैसा, इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन जब आ गए तो क्या होगा, पूछा जाएगा यहाँ क्या हो रहा है, एक है डोमिनेंट फिनोटाइप और एक क्या है, रिसेसिव। बट F1 जनरेशन कैसा मिला बच्चा, इंटरमीडिएट। इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन, जिसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं क्या,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अवे कौन कर रहा है? स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस। अब इसी को हम देखेंगे सीड की शेप के लिए। तो समझिएगा, जब कैपिटल बी जीनोटाइप होगा तो भले ही लॉन्ग साइज के स्टार्च ग्रेन बनेंगे, तो वो कौन से सीड शेप देगा? लॉन्ग। जब स्मॉल बी तो स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन बनने के कारण सीड की शेप क्या होगी? रिंकल। लेकिन जब आपको कैपिटल बी और यहां से स्मॉल बी आके F1 जनरेशन आएगा, तो कैपिटल बी स्मॉल बी भले ही क्या बना रहे हैं? इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन, बट यहाँ सीड की शेप क्या होगी? राउंड। तो एग्जाम में आएगा सीड की शेप के लिए यही जीन क्या परफॉर्म कर रहा है बच्चे? तो सीड की शेप के लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है। और आपको जो है स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस के लिए क्या फॉलो कर रहा है? तो स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस के लिए ये ओबे कर रहा है क्या? आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो क्या ये प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल हुए? समझ में आया? वन जीन हमने क्या देखा? प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है वन जीन इंडिकेट सेवरल फिनोटाइप। तो यहाँ देखिए एक ही जीन है जो स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस के लिए किसे ओबे कर रहा है? आपको जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। और जब ये हम जा रहे हैं सीड की शेप के लिए, तो किसे ओबे कर रहा है? आपको ये ओबे कर रहा है आपको जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस को। तो क्या हम इसे प्लियोट्रॉपिक का फ्रीक्वेंट एग्जांपल मान सकते हैं? सबको क्लियर कि एक ही जीन है जो स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस के लिए क्या कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। और सीड की शेप के लिए यही जीन फॉलो कर रहा है क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो एक ही जीन दो तरह की कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो ये एग्जांपल होगा प्लियोट्रॉपिक का। तो प्लियोट्रॉपिक का पहला एग्जांपल हम लोग ने देख लिया, कौन सा? स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस एंड सीड की शेप। अब सेकंड एग्जांपल देखना है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर थर्ड देखना है कौन सा? सिकल सेल एनीमिया। तो प्लियोट्रॉपिक एक स्मॉल टॉपिक है जो एनसीईआरटी में इंक्लूड है लॉ ऑफ डोमिनेंस बताने के लिए। तो वो क्या बता रहा है कि हमारे पास वन जीन क्या इंडिकेट करता है? सेवरल फिनोटाइप। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वन जीन इंडिकेट सेवरल फिनोटाइप, तो वह इफेक्ट कौन सी इफेक्ट होगी? तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा प्लियोट्रॉपिक। कौन सी इफेक्ट होगी? प्लियोट्रॉपिक। पूछा जाएगा प्लियोट्रॉपिक के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो ये तीन ऑप्शन फ्रीक्वेंटली मिलेगा, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस एंड सीड शेप, या मिलेगा फिनाइल कीटोन्यूरिया या सिकल सेल एनीमिया। और इसमें हम लोग एक देख चुके, कौन सा? स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस और सीड की शेप। स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस के लिए हमने क्या देखा कि कैपिटल बी होगा तो लॉन्ग स्टार्च ग्रेन, स्मॉल बी तो स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन। और यहां से आएगा कैपिटल बी, यहां से स्मॉल बी, F1 कैसा बनेगा? इंटरमीडिएट। तो आप देख रहे हैं डोमिनेंट और रेसेसिव मिलाने से इंटरमीडिएट बना, मतलब ये किसे ओबे कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस के बाद सीड की शेप आई है, तो कैपिटल बी लॉन्ग साइज के स्टार्च ग्रेन बनाने के कारण कौन सी शेप देगा? राउंड। स्मॉल बी सीड की शेप कैसा देगा? स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन बनाने के कारण रिंकल। बट कैपिटल बी स्मॉल बी आएंगे तो भले ही स्टार्च ग्रेन कैसी होगी? इंटरमीडिएट, बट सीड का शेप यहाँ क्या होगा? राउंड। इसका मतलब सीड की शेप के लिए यही जीन क्या फॉलो कर रहा है बच्चे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस के लिए ये जीन क्या फॉलो कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हमने यही तो देखा है, वन जीन इंडिकेट सेवरल फिनोटाइप, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा? प्लियोट्रॉपिक। और इस इफेक्ट को कौन सी इफेक्ट कहते हैं? प्लियोट्रॉपिक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस और सीड की शेप किसका एग्जांपल हो गया? प्लियोट्रॉपिक का। सबको क्लियर? अब इस प्लियोट्रॉपिक के बाद आपको क्या देखना है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले। सबको ये क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? चलिए अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। हो गए बच्चे? अब नेक्स्ट देखें।
अब सेकेंड एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। सेकेंड एग्जाम्पल को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपिक का फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसे ध्यान से समझिए। ये डिसऑर्डर एनसीईआरटी में बाद में भी इंक्लूड किया है। जब आप जेनेटिक डिसऑर्डर देखेंगे एनसीईआरटी के लास्ट में, तो उसमें ये डिसऑर्डर आपको इंक्लूड है। तो ये डिसऑर्डर दो जगह आपको काम कर देगा, एक एग्जाम्पल ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया और एक जगह जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे होंगे वहां भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, समझिएगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है बच्चे, ध्यान से इसके मेटाबॉलिज्म समझिए। ये बहुत जगह यूज होता है, इसलिए इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है और इसमें सारे जो फैक्टर आते हैं वो भी याद रखना है, समझिए। फिनाइल कीटोन्यूरिया में हम क्या समझते हैं, एक एमिनो एसिड का आपने नाम सुना है बच्चे, फिनाइलानिन। फिनाइलानिन आपने पढ़ा है बच्चे, ये कौन सी एमिनो एसिड होती है, एरोमेटिक। अब इस फिनाइलानिन को ह्यूमन क्या कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में। और टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें बच्चे एक एंजाइम की जरूरत होती है, वो लीवर की एंजाइम है, ध्यान से समझिएगा। लीवर की एंजाइम है और उस लीवर के एंजाइम का नाम क्या है, फेनाइलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ध्यान से समझेंगे मेटाबॉलिज्म, यह जेनेटिक डिसऑर्डर में भी पूछा जाता है, फेनाइलानिन हाइड्रोक्सिलेज। मतलब बच्चे क्या है, अगर आपके पास या जिस पर्सन के पास फेनाइलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होगी तो वो पर्सन फेनाइलानिन को किसमें कन्वर्ट कर पाएगा बच्चे, टायरोसिन में। तो फेनाइलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से समझिएगा, हमें एक लीवर की एंजाइम चाहिए और लीवर के उस एंजाइम का नाम क्या है, फेनाइलानिन हाइड्रोक्सिलेज। लेकिन मानिए बच्चे किसी के पास ये एंजाइम नहीं है, मान लीजिए ये एंजाइम एब्सेंट है किसी पर्सन में, मान लीजिए ये एंजाइम नहीं है, तो क्या होगा, क्या फेनाइलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं। तो यहां पर क्या करता है, फेनाइलानिन अदर मेटाबॉलिज्म फॉलो करता है। मतलब फेनाइलानिन को हम टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो यहां ये क्या करेगा, फेनाइलानिन फॉलो अदर मेटाबॉलिज्म। ध्यान से समझिएगा। और अदर मेटाबॉलिज्म फॉलो करके क्या कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, फेनाइलानिन कन्वर्ट हो जाएगा फेनाइल पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, फेनाइल पायरुविक एसिड, फेनाइल पायरुविक एसिड। तो हमें क्या समझना है, अगर लीवर की एंजाइम नहीं है, लीवर की एंजाइम कौन सा नहीं है, फेनाइलानिन हाइड्रोक्सिलेज, तो फेनाइलानिन की ट्रांसफॉर्मेशन अदर मेटाबॉलिज्म फॉलो करके क्या हो जाएगी बच्चे, फेनाइल पायरुविक एसिड में। मतलब फेनाइलानिन से टायरोसिन नहीं बना, फेनाइलानिन क्या बना दिया, फेनाइल पायरुविक एसिड। अब ध्यान से समझिएगा, ये फेनाइल पायरुविक एसिड जहां जहां जाएगा वहां वहां अलग अलग वेरिएशन लाएगा। जैसे ये चला गया बच्चे, मान लीजिए आपको कहा जॉइंट्स में, अगर ये जॉइंट्स में डिपॉजिट्स हुआ तो क्या लाता है, तब लाता है अर्थराइटिस। अगर ये सीएनएस तक पहुंच गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तो बच्चे क्या लाएगा, ये लाएगा आपको पुअर आईक्यू। आईक्यू लो कर देगा, उसे हम कहते हैं फेनाइल पायरुविक आइडेसी। मतलब लो आईक्यू की कंडीशन ला देगा। थर्ड, ये क्या करता है, पुअर एब्जॉर्प्शन आपको किडनी से होने के कारण, पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, डिस्चार्ज विथ यूरिन। तो ये सारे वेरिएशन कौन ला रहा है, केवल एक आपको जीन। ये लाता है हेयर फॉल कंडीशन, तो हमें ये 4 टाइप की डिफरेंट वेरिएशन कब मिल रहे हैं, जब हमारे पास एक आपको एंजाइम की एब्सेंस है। वो कौन सा एंजाइम है, फेनाइलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो बच्चे हमें प्लियोट्रॉपिक का सेकेंड एग्जाम्पल क्या एग्जाम के लिए याद रखना है, फेनाइल कीटोन्यूरिया। आगे पढ़िएगा, ये फेनाइल कीटोन्यूरिया
सर हाई आईक्यू लेवल वाले बच्चों में सीएनएस नहीं होता। सीएनएस तो सब में होता है बच्चे, सीएनएस कहने का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट इस पर्सन की अगर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक फिनाइल पायरुविक एसिड डिपॉजिट्स हो जाए या पहुंच जाए, तब बच्चे अनिल लाते हैं वो क्या, लो आईक्यू। क्लियर? सीएनएस तो सबके पास होता है, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहां ब्रेन और स्पाइनल कोड पड़ते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि अगर ये सीएनएस तक ये पहुंच गया, कौन, फिनाइल पायरुविक एसिड, तो आईक्यू क्या लाएगा बच्चे, लो। और लो आईक्यू को हम क्या कहते हैं, फिनाइल पायरुविक आइडेसी। और पुअर एब्जॉर्प्शन किडनी से होने के कारण क्या डिस्चार्ज होगा, यूरिन से, तभी तो नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो जहां भी यूरिया वर्ड लगाओ मतलब वो आपको जो है वो यूरिन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो एग्जाम में आएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया किसका एग्जाम्पल है, तो आप ऑप्शन में टिक कीजिएगा प्लियोट्रॉपिक का। प्लियोट्रॉपिक का एग्जाम्पल क्यों है, एक बार और समझ लीजिए क्या है। अगर किसी पर्सन के पास फेनाइलानीन एमिनो एसिड टायरोसिन में कन्वर्ट होते हैं, तो ये टायरोसिन में कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए उस पर्सन को, एक लीवर की एंजाइम चाहिए, और उस लीवर के एंजाइम का नाम क्या है, फेनाइलानीन हाइड्रोक्सिलेज। लेकिन जिस पर्सन में ये लीवर की एंजाइम नहीं होगी, तो वो पर्सन क्या करेगा, फिनाइल पायरुविक एसिड बनाएगा इन प्लेस ऑफ टायरोसिन। और फिनाइल पायरुविक एसिड अलग अलग टाइप के फिनोटाइपिक वेरिएशन लाएंगे। अगर ये फिनाइल पायरुविक एसिड हमारे जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट्स हो जाए बच्चे, तो क्या लाएगा, अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस कब होते हैं, जब फिनाइल पायरुविक एसिड जॉइंट्स में डिपॉजिट्स हो जाता है। यही फिनाइल पायरुविक एसिड अगर आपके सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाए बच्चे, तो क्या लाएगा, ये लाएगा लो आईक्यू, और इसे हम क्या कहते हैं, फिनाइल पायरुविक आइडेसी। इसी फिनाइल पायरुविक एसिड की परसेंटेज अधिक बढ़ने से हेयर फॉल की कंडीशन आती है पर्सन में, जिनको ये डिसऑर्डर होता है उनमें। और जो है पुअर एब्जॉर्प्शन किडनी के होने के कारण ये किसके साथ डिस्चार्ज होगा, यूरिन के साथ। तो एक ही आपको जो है जीन है, और वो ये एंजाइम अगर नहीं बना रहा है, तो डिफरेंट टाइप के फिनोटाइपिक वेरिएशन आ रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो 3 एग्जांपल याद रखने हैं। एक हमने अभी जो बताया स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस और सीड की शेप, ये एनसीईआरटी में भी इंक्लूड है। फिनाइल कीटोन्यूरिया एनसीईआरटी ने डिटेल में इसको दिए हुए हैं। सिकल सेल एनीमिया डिटेल में दिया हुआ है। तो ये सारे कंडीशन हमें याद रखना है। तो ये सबको क्लियर हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया कहने का मतलब कि हमारे पास लीवर की एंजाइम नहीं है, कौन सा, फेनाइलानीन हाइड्रोक्सिलेज। तो क्या हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड आपको बन जाएंगे किसकी जगह, टायरोसिन की जगह। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड जहां जाएगा वैसे ही आपको फिनोटाइपिक वेरिएशन लाएगा। अगर ये जॉइंट्स में डिपॉजिट्स हुआ तो बच्चे अर्थराइटिस लाएगा। अगर ये सीएनएस तक पहुंच गया तो लो आईक्यू लाएगा। और अगर ये पुअर एब्जॉर्प्शन के कारण किडनी से डिस्चार्ज होता है फिनाइल पायरुविक एसिड यूरिन के साथ भी, और ये हेयर फॉल के सिम्टम्स भी लाता है। किसमें, ऐसे पर्सन में जो फिनाइल कीटोन्यूरिया से सफर है। हाँ क्या बच्चे, पर्सन में ये सब डिसऑर्डर होंगे नहीं बच्चे, सारे मिलेंगे। धीरे धीरे ये आपको सिम्टम्स डेवलप होंगे। पहले आएगा आपको जॉइंट्स में अर्थराइटिस, फिर आपको ये कंडीशन आएंगे, फिर ये कंडीशन आएंगे, फिर ये आएंगे। ये सारे सिम्टम्स मिलेंगे बच्चे। क्लियर बच्चे, कैसे क्लियर, ये सारे सिम्टम्स आते हैं लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस होंगे। क्लियर, यस सर। हमने पहले सिम्टम्स देख ली, जो पहले कंडीशन देख लिया था वो स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस और सीड की शेप। दूसरा एग्जांपल आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह फिनाइल कीटोन्यूरिया यूज होगा। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया भी किसका एग्जांपल है, प्लियोट्रॉपिक। अब थर्ड जो बता रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले फर्स्ट देख लिए, अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लिए, अब थर्ड देखेंगे। सेकेंड सबको समझ में आ गया। एग्जाम में आएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया कब होगी, जब लीवर की एंजाइम ना हो, कौन सा, फेनाइलानीन हाइड्रोक्सिलेज। तो ऐसे पर्सन फेनाइलानीन से टायरोसिन नहीं बना पाते और वो अदर मेटाबॉलिन फॉलो करके क्या बना लेता है, फिनाइल पायरुविक एसिड। फिनाइल पायरुविक एसिड जहां जाएंगे वैसी वेरिएशन लाएगा। अगर ये जॉइंट्स तक पहुंच गया तो अर्थराइटिस लाएगा। अगर इसकी रीच जो है वो सीएनएस तक हो जाए तो आईक्यू लो कर देता है। ये हमारे पास किडनी में जब पहुंचता है तो इसकी पुअर एब्जॉर्प्शन होती है जिससे डिस्चार्ज होता है यूरिन के साथ। ये हेयर फॉल वाले सिम्टम्स भी लाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हमें किसमें याद रखना है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। और ये किसका एग्जाम्पल है, आपको जो है प्लियोट्रॉपिक का। और इसमें एक एंजाइम नहीं है, कौन सा, फेनाइलानीन हाइड्रोक्सिलेज। मतलब ये जीन जो फेनाइलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता वो इस पर्सन में क्या होते हैं,
आपको जो है नॉन फंक्शनल, और नॉन फंक्शनल होंगे तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म फॉलो नहीं होगा। आगे आप पढ़ेंगे क्या कि फेनाइलानिन से टायरोसिन बनता है, टायरोसिन आगे मेलानिन बनाता है, और मेलानिन आपको यूवी रे से बचाता है। तो इस पर्सन में फेनाइलानिन किस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, टायरोसिन में। तो हमारे पास ये मेटाबॉलिज्म, हम इसे क्या कहेंगे, फेनाइल कीटोन्यूरिया। अब थर्ड देखना है, थर्ड का नाम क्या है, सिकल सेल एनीमिया। तो 3 एग्जांपल याद रखेंगे तो प्लियोट्रॉपिक आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक याद रखना है जो सीड स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस और सीड की शेप। दूसरा हमने क्या देखा बच्चे, फेनाइल कीटोन्यूरिया। तीसरा हमें डिटेल में क्या देखना है, सिकल सेल एनीमिया। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम थर्ड एग्जांपल देखें, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, सिकल सेल एनीमिया। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आ जाए सिकल सेल एनीमिया पे। चलिए अब थर्ड एग्जांपल देखें बच्चे, ध्यान से समझिएगा। सिकल सेल एनीमिया अगर आप देखें तो प्लियोट्रॉपिक का भी एग्जांपल है और बहुत जगह और भी यूज होता है। तो सिकल सेल एनीमिया को भी एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और आपको ये पूरे जो है आपको म्यूटेशन के फॉर्म में भी सारे क्वेश्चन आपको इससे क्लियर हो जाएंगे सिकल सेल एनीमिया से। तो सिकल सेल एनीमिया से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सबको एक साथ देख लें। तो थर्ड एग्जांपल बच्चे कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है। एग्जांपल थर्ड, अब ध्यान से हमें आंसर बताइएगा बच्चे, कुछ कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है समझिए, ये मान लीजिए बच्चे डीएनए है, ध्यान से समझिएगा। डीएनए की बेस सीक्वेंस हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए हमें यहां समझना आसान होगा। यहां पर डीएनए है बच्चे सीटीसी, यहां पर डीएनए में वेरिएशन आया बच्चे सीएसी, ये डीएनए है, ध्यान से समझेंगे, ये भी डीएनए है। सीटीसी बदल गया बच्चे सीएससी में, मतलब थायमीन हटा और एडेनिन आया। जल्दी से बताइए कौन सी म्यूटेशन, थायमीन को हटा दिए बच्चे और थायमीन की जगह एडेनिन आ गया, कौन सा म्यूटेशन। अभी आगे एक म्यूटेशन पढ़ेंगे ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन, तो हम हिंट के लिए आपको बता दें, जब सेम टाइप की बेस होती है तो क्या कहते हैं, ट्रांजिशन, और जब डिफरेंट टाइप का बेस होगा तो ट्रांसवर्जन। कौन सा होगा, अच्छा बताइए प्यूरिन कौन सा बेस है, सॉरी एडेनिन कौन सा बेस है, एडेनिन और थायमीन कौन कौन से बेस है, एडेनिन है बच्चे कौन से, एडेनिन है प्यूरिन। आप जानते हैं एडेनिन और ग्वानिन कौन सी बेस है, प्यूरिन, और थायमीन बच्चे कौन है, पायरिमिडीन। तो आगे जब म्यूटेशन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या है, जब प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन आ जाए या पायरिमिडीन की जगह प्यूरिन, तो ऐसे म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन। सही है कोशिका। तो यहाँ देखिए पायरिमिडीन हटाए और उसकी जगह प्यूरिन दे दिए, तो ऐसे म्यूटेशन को हम क्या आगे पढ़ेंगे, ट्रांसवर्जन कहते हैं। नेक्स्ट समझिएगा। अब यहाँ सीटीसी किससे बदल गया बच्चे, सीएससी में, तो एमआरएनए कैसा बदलेगा समझिएगा। एमआरएनए जो बनेगा बच्चे, ये एग्जाम में काफी आते हैं, सिकल सेल एनीमिया। एमआरएनए बदल जाएगा किसमें बच्चे, एमआरएनए बदल जाएगा ऐसे, एमआरएनए किसके बाद बनता था, ट्रांसक्रिप्शन के बाद, हम लोग पढ़ चुके। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो समझिए सी किससे कंबाइंड होता है, जी से, टी किससे कंबाइंड होता है, ए से, और सी किससे कंबाइंड होता है, जी से। तो एमआरएनए में आपको रीडिंग कैसी होगी बच्चे, जीएजी। यहां एमआरएनए में क्या हो जाएगा बच्चे रीडिंग, ध्यान से समझिएगा, सी कंबाइंड्स विद जी, ए कंबाइंड्स विद यूरासिल, सी कंबाइंड्स विद जी। तो पहले यहां क्या था बच्चे, जीएजी, अब एमआरएनए किसमें बदल गया बच्चे, ध्यान से समझेंगे, जीयूजी में। तो प्रोटीन कैसा बनेगा ट्रांसलेशन के बाद,
यही एग्जाम का क्वेश्चन होता है। प्रोटीन में क्या हो जाएंगे, ट्रांसलेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। आप जब देखे थे जीएजी किसको कोड करता था बच्चे, जीएजी कोड करता था ग्लूटामिक एसिड को, और जीयूजी आगे किसे कोड करता है, तो जीयूजी कोड करता है, आपने देखा था किसे कोड करता है, तो आपको जो है वेलिन को। तो यहाँ प्रोटीन के बीटा चेन में क्या होगा बच्चे, प्रोटीन के बीटा चेन में यहां पर चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा, 6th पोजीशन पे पहले क्या आएंगे बच्चे, ग्लूटामिक एसिड। अब यहां क्या आ जाएगा बच्चे, उसके जगह आ जाएगा वेलिन। तो हमने क्या देखा, एक डिसऑर्डर देख रहे हैं हम जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में बच्चे हमने क्या देखा, इसमें कौन सी म्यूटेशन होगी, ट्रांसवर्जन। और ट्रांसवर्जन म्यूटेशन से बच्चे क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन से हमारे पास बीटा चेन में क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा, वेलिन। ग्लूटामिक एसिड कौन सी एमिनो एसिड है, एसिडिक। वेलिन कौन सा है, न्यूट्रल। तो इससे क्या हो जाता है, एक बीटा पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल। तो क्या आता है सिकल सेल में, सिकल सेल में हम लोग म्यूटेशन में आगे देखेंगे ड्यू टू ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन आ जाएगा बच्चे, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। क्या चेंज आया, आपको जो है ग्लूटामिक एसिड चेंज किसमें चेंज हो जाता है, इनटू वेलिन। इससे क्या हो जाएगा बच्चे, आरबीसी की शेप चेंज हो जाएगी। 10 आरबीसी शेप गेट चेंज। ऐसा क्यों होगा, एज 1 बीटा पॉलीपेप्टाइड became नॉन फंक्शनल। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास है दोनों बीटा पॉलीपेप्टाइड फंक्शन है तो आपके पास इस तरह की आरबीसी है बाइकनकेव, और यहां पर क्या है 2 अल्फा और 2 बीटा। आप जानते हैं नॉर्मल पर्सन में क्या होते हैं 2 अल्फा और 2 बीटा। अब बच्चे समझिएगा यहां पर क्या है 1 बीटा पॉलीपेप्टाइड नॉन फंक्शनल हो गया, क्या हो जाएगा, आरबीसी अपनी शेप को बढ़ा लेगी, और आरबीसी अपनी शेप को बढ़ाने के बाद कौन से शेप की हो जाएगी, सिकल शेप। यहाँ 2 अल्फा और 1 बीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 बीटा पॉलीपेप्टाइड अपनी फंक्शन क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो एग्जाम में आएगा सिकल सेल एनीमिया, नाम से ही क्लियर है, यहाँ आरबीसी अपनी शेप चेंज कर लेते। पहले आरबीसी कौन सी शेप की है बच्चे, आरबीसी है बाइकनकेव। अब आरबीसी कौन से शेप का हो जाता है, सिकल। अब सिकल शेप का हो जाएगा तो क्या होगा समझिएगा, एक तो इसके पास एक बीटा पॉलीपेप्टाइड कम है तो ये कम ऑक्सीजन आपको कैरी करेगा। दूसरा, सिकल सेप इजीली ब्लड वेसल से पास नहीं होता, तो क्या लाएगा, ये एनेमिक कंडीशन, और उस एनेमिक कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो एग्जाम में आएगा सिकल सेल एनीमिया के होने के पीछे क्या रीजन है, तो पहला रीजन है डीएनए में जो है वो कौन सी म्यूटेशन होती है, ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन हम आगे देखेंगे जब म्यूटेशन की टाइप पढ़ेंगे, तो क्या होता है, अगर प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन बेस आ जाए या पायरिमिडीन की जगह प्यूरिन, तो ऐसे हम म्यूटेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन। तो हमें यहाँ सिकल सेल में 2 फैक्ट्स याद रखने हैं। डीएनए में कौन सा चेंज आया, तो सीटीसी बदल गया सीएससी में। उससे एमआरएनए में क्या बदलाव आया बच्चे, तो एमआरएनए में जीएजी के जगह पर क्या आ गया, जीयूजी। और उससे प्रोटीन में क्या चेंज आया, प्रोटीन के 6th पोजीशन पे जो बीटा पॉलीपेप्टाइड था उसके 6th पोजीशन पे पहले क्या कोड हो रहा था, ग्लूटामिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड के जगह वेलिन आया। तो एग्जाम का क्वेश्चन क्या बनेगा, इस सिकल सेल एनीमिया पे बहुत सारे क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में आते हैं। पहला आएगा कि हमारे पास डीएनए में कौन सी म्यूटेशन होती है तो सिकल सेल एनीमिया होता है, तो आप ऑप्शन में जाइएगा ट्रांसवर्जन। पूछा जाएगा एमआरएनए कैसे बदलता है, तो ऑप्शन में याद रखिएगा जीएजी बदल जाता है जीयूजी में। तो पूछा जाएगा कौन सी अमीनो एसिड चेंज होते हैं, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या जाता है, वेलिन। पूछा जाएगा जब ग्लूटामिक एसिड क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड। वेलिन क्या है बच्चे, ये आपको न्यूट्रल अमीनो एसिड। आप पढ़ते हैं ना ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन कौन से होते हैं, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आरबीसी की शेप चेंज हो जाएगी। आरबीसी पहले थी नॉर्मल आरबीसी कौन से, बाइकनकेव। अब आरबीसी कौन से शेप की हो जाएगी बच्चे, सिकल शेप। और सिकल शेप होने के कारण क्या होगा,
ये ना तो आपको जो है इजिली ब्लड वेसल्स में पास आउट होंगे और ना ही अधिक ऑक्सीजन कैरी करेंगे। तो ऐसे डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? सिकल सेल। तो सिकल सेल की बेसिक एविडेंस अभी समझ में आ गई। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला समझना है कि इसमें डीएनए में क्या चेंज आएगा, फिर हम इसमें भी क्वेश्चन भी आपको देंगे। तो डीएनए में क्या चेंज आएगा, एमआरएनए में क्या चेंज आएगा और प्रोटीन में क्या चेंज आएगा। और हम जानते हैं कि नॉर्मल पर्सन की जीनोटाइप क्या होती है, आरबीसी में क्या मिलता है, 2 अल्फा और 2 बीटा। 97% पॉपुलेशन में यही मिलते हैं। आगे देखिएगा एक डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया के बाद वहां पर थैलेसीमिया भी देखेंगे आगे। तो उसमें क्या होगा, हम लोग देखेंगे नॉर्मल पर्सन के पास होता है 2 अल्फा 2 बीटा, ये होते हैं 97% में। 3% ऑफ द पॉपुलेशन में होता है 2 अल्फा 2 गामा, और फीटस में 2 डेल्टा। और फीटस में जो है जब आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय 2 अल्फा और 2 गामा होता है। तो ये आरबीसी के हेमोग्लोबिन की कंपोजिशन है। पॉलीपेप्टाइड के बिकेम क्या लिखे है, हाँ, पॉलीपेप्टाइड बिकेम नॉन फंक्शनल। बच्चे हमने लिखा है 1 बीटा पॉलीपेप्टाइड बिकेम नॉन फंक्शनल। तो यहाँ पर क्या याद रखना है बच्चे, ये 3 टाइप की नेचर। 97% ऑफ द पॉपुलेशन में क्या होते हैं बच्चे, 2 अल्फा 2 बीटा, मतलब मेजोरिटी में 2 अल्फा 2 बीटा। 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या अकाउंट करता है बच्चे, 2 अल्फा के साथ डेल्टा। और फीटस में क्या होते हैं, गामा। यही गामा किस 97% में बीटा में ट्रांसफॉर्म होता है और 3% इंडिविजुअल में डेल्टा में। मतलब मेजोरिटी में बीटा पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया होने की पॉसिबिलिटी 97% पॉपुलेशन में हो सकती है। और ये म्यूटेशन हो रही है कैसा, ट्रांसवर्जन। और इस म्यूटेशन से हमें आरबीसी का शेप कैसा हो जा रहा है बच्चे, सिकल शेप। अब सिकल शेप क्या क्या लाता है और इससे और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी हम तुरंत देखेंगे। उससे पहले ये समझ में आ गया बच्चे कि थर्ड एग्जाम्पल जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया के बाद जो हमने थर्ड एग्जाम्पल देखना है सिकल सेल एनीमिया, वो भी किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रॉपी का। क्यों, क्योंकि इसमें जीन में म्यूटेशन से पहले आरबीसी कैसा था बच्चे, आरबीसी की फिनोटाइप कैसी थी, बाई कनकेव। अब आरबीसी कैसे बन गए बच्चे, आरबीसी बन गए सिकल शेप की। तो आरबीसी में चेंज आ गया। तो ये क्या बता रहा है, 1 जीन कोड फॉर सेवरल फिनोटाइप। तो 2 टाइप की फिनोटाइप परफॉर्म कर रहा है। जब नॉर्मल म्यूटेशन नहीं हो रहे थे तो बाई कनकेव, म्यूटेशन के कारण कौन सा शेप हो गया, सिकल शेप। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या क्या वेरिएशन लाएगा और इस पे और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहले आप ये समझ में आ गया, तो अब इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इस पे और सारे क्वेश्चन आपको दे, सारे क्वेश्चन इस पे जो आते हैं वो हम दे देंगे कि आपको जो जो पूछा जाता है। सिकल सेल एनीमिया सबसे ज्यादा पूछने वाला है आपको जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इससे सारे रिलेटेड फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। एक तो हम लोग इसको एग्जांपल देख रहे हैं प्लियोट्रॉपिक में, फिर ये एनसीईआरटी में भी इंक्लूड है, म्यूटेशन में भी ये आएगा, लीथल जीन जब पढ़ेंगे तब भी आएगा। तो ये बहुत जगह आपको यूज होते हैं इसमें। आप तो हमने पहला देख लिया क्या वेरिएशन आएगी डीएनए में, फिर एमआरएनए में और फिर प्रोटीन में, और क्या इसमें वेरिएशन से क्या चेंज आएंगे। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। इसके स्क्रीनशॉट ले बच्चे। सर बोलिए बच्चे। इसमें एक बीटा की कैसे होगा, बीटा पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, केवल सिंगल बीटा पॉलीपेप्टाइड के चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। मतलब आपको जो है एक ही म्यूटेशन हुए ना, तो आपको किसी एक ही बीटा पॉलीपेप्टाइड को ये चेंज करेगा। एक ही जगह चेंज हुआ ना बच्चे, 1 प्लेस पे चेंज हुआ, आपको सीटीसी किसने बदल गया, सीएससी में। क्लियर। यदि सी ए और मतलब अलग चीज आ जाती, 2 चेंज हो जाते नहीं, तो क्या होता सर, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा बच्चे, एक ही बेस पेयर चेंज हुए, आगे हम देखेंगे। ऐसे म्यूटेशन को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ देखिए केवल थाइमीन की जगह बच्चे क्या आया, एडेनिन 1 प्लेस पे। तो ऐसे म्यूटेशन को हम आगे कहते हैं जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। तो सिंगल बेस पेयर बेस चेंज हुआ। अब सिंगल बेस पेयर चेंज होंगे तो एक ही जगह पर चेंज होगा पूरे पॉलीपेप्टाइड में, और वो पॉलीपेप्टाइड किसमें ऐसा चेंज लाता है, बीटा पॉलीपेप्टाइड में। क्लियर, क्लियर। तो इससे एक वो बीटा कैसे हुआ सर, 2 अल्फा 1 बीटा, नहीं समझ रहे हैं, देखिए बीटा पॉलीपेप्टाइड एक चेन है, समझिए। ये बीटा पॉलीपेप्टाइड और अल्फा पॉलीपेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन की चेन। तो आपने पढ़ा है बच्चे, ध्यान से समझिए, हम आपको रिकॉल कराते हैं। हेमोग्लोबिन 2 चीज से बना होता है, हेम और ग्लोबिन, याद है। अब ग्लोबिन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है, और उस पॉलीपेप्टाइड में क्या मिलेगा बच्चे, पॉलीपेप्टाइड में आपको मिलेंगे 2 अल्फा और 2 बीटा।
नॉर्मल कंडीशन में। किसी पर्सन में 3% में मिलता है अल्फा के साथ क्या, डेल्टा, और फीटस में क्या मिलता है, 2 अल्फा के साथ गामा। तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड फीटस से ही है, तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड में म्यूटेशन नहीं आते। म्यूटेशन किस में आएगा बच्चे, बीटा में, जो बाद में स्विच ऑन होते हैं, या डेल्टा में। तो बीटा पॉलीपेप्टाइड में म्यूटेशन आएगा, और बीटा में से भी किसी एक बीटा में। क्यों, क्योंकि एक ही बीटा पॉलीपेप्टाइड की 1 प्लेस पर चेंज आया। समझ में आया, यस कंसेप्ट सर। समझ आया बच्चे। देखिए अगर हमारे पास अल्फा बचपन से ही है, देखिए आप फीटस में भी अल्फा था, हम में भी अल्फा है, तो जो स्टार्टिंग से होता है उसके में म्यूटेशन होने की पॉसिबिलिटी लिस्ट होती है। बाद में क्या ट्रांसफॉर्म होता है, बाद में अल्फा गामा से क्या बना, गामा से बना या तो बीटा या डेल्टा। तो म्यूटेशन किस में आते हैं, या तो बीटा में या डेल्टा में। तो यहाँ किस में म्यूटेशन आ रहा है, बीटा में, और बीटा में 1 प्लेस पर म्यूटेशन आ रहा है। सीटीसी किस में बदल रहा है, सीएससी में। तो 1 प्लेस पर केवल एमआरएनए बदलेगा, और 1 प्लेस पर ही पूरे प्रोटीन में एक ही अमीनो एसिड चेंज करेगी, वो भी कौन सा, ग्लूटामिक एसिड। ये इसकी पोजीशन भी फिक्स है, ये अमीनो एसिड बच्चे 6 पोजीशन पे होती है। ये सब एग्जाम में आते हैं, मतलब एनसीईआरटी आप जब देखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी, तो उसमें देखिएगा 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बदल जाता है, किसमें, वेलिन में। बाकी सारे पोजीशन चेंज नहीं होते, केवल 6th पोजीशन की अमीनो एसिड बदल रही है। समझ में आ गया। तो 6th पोजीशन का अमीनो एसिड बदला, मतलब एक ही अमीनो एसिड में चेंज आया। क्यों, क्योंकि एक ही डीएनए ने अपनी प्लेस क्या की है, एक ही सीक्वेंस ने अपनी प्लेस चेंज की है। तो एमआरएनए भी उसी के अकॉर्डिंग बदलेगा, और आपको प्रोटीन भी उसके अकॉर्डिंग बदलेगा। कहां पे, 6th पोजीशन पे। पूरी अमीनो एसिड की सीक्वेंस सेम रहेगी, बट चेंज कहां होगा, केवल आपको जो है बीटा चेन के 6th पोजीशन पे। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा, वेलिन। क्लियर बच्चे, क्लियर हो गए। यस सर। हाँ, तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर इस पे हम और सभी क्वेश्चन कराएं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे। एक तो एग्जांपल प्लियोट्रॉपिक का है, ये सिकल सेल एनीमिया सबसे फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला टॉपिक है आपको। तो हमने यहाँ पर देख लिया डीएनए में क्या वेरिएशन थी और आरबीसी की शेप क्या चेंज हुई। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट देखें। तो बच्चे सिकल सेल में अब क्या हो गया, ड्यू टू सिकल सेप क्या आएगा, ड्यू टू सिकल सेप। एक तो एक बीटा पॉलीपेप्टाइड काम करना बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा, लेस ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो सिकल सेप क्या करेगा बच्चे, फर्स्ट चेंज क्या आएंगे, ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ 1 बीटा पॉलीपेप्टाइड, लेस ऑक्सीजन कैरी। दूसरा सिम्टम्स क्या आएगा, ये क्या करता है बच्चे, ध्यान से समझिएगा, इसके जीनोटाइप से भी क्वेश्चन है। दूसरा क्या होगा, सिकल सेप डजंट इजिली पास थ्रू ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स में भी ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लड वेसल से भी आसानी से पास नहीं होगा। अब तीसरा समझिएगा, इसमें एक जीनोटाइप पे क्वेश्चन आता है, हम पेरेंट बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक हमने पीछे देखा था बच्चे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इसका भी एग्जांपल ये हो सकता है। समझिए, आप मान लीजिए पेरेंट लिए, बच्चे ध्यान से देखिएगा, पेरेंट लिए HbA HbS,
HbA, HbA बता रहा है क्या, नॉर्मल हेमोग्लोबिन, और HbS बता रहा है बच्चे सिकल सेल। अब ये पेरेंट की क्रॉस HbA से की है, ऐसे ही पेरेंट से, ध्यान से समझेंगे क्या आएगा जीनोटाइप। HbA-HbS की क्रॉस किससे की है, सेम टाइप का, मतलब F1 की क्रॉस F1 से कीजिए, तो ये बच्चे क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं ट्रांस एनेमिक। क्या कहते हैं, ट्रांस एनेमिक। जहां 50% हेमोग्लोबिन नॉर्मल हो और 50% कैसे हो, सिकल सेल। ये भी 50% नॉर्मल और 50% कैसा है बच्चे, 50% है आपको जो है सिकल सेल। तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, यहां से हम एक बना दे क्या, पन्नेट स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। F1 की क्रॉस F1 से करेंगे, ध्यान से समझेंगे, बहुत जगह सिकल सेल एनीमिया के ये क्वेश्चन आते हैं। यहां पर हो जाएगा बच्चे HbA, यहां पर हो जाएगा HbS, यहां पर बच्चे हो जाएगा HbA, यहां पर हो जाएगा HbS, ध्यान से समझिएगा। तो क्या आएगा, यहां इसको मल्टीप्लाई कीजिए, HbA, तो यहां जो बना आपको इंडिविजुअल वो कैसा बनता है, नॉर्मल हेमोग्लोबिन वाला, नॉर्मल हेमोग्लोबिन। देखिए 100% क्या है, HbA मतलब नॉर्मल। दूसरा समझिएगा, यहां क्या बना बच्चे, HbA-HbS, तो यहां क्या बना, ट्रांस एनेमिक। यहां क्या बना, HbA-HbS, तो ये भी ट्रांस एनेमिक बना। इसे क्या बनाएंगे बच्चे, ट्रांस एनेमिक, यहां बनाएंगे ट्रांस एनेमिक, और ये बन जाएगा HbS-HbS, यहां पर क्या हो जाती है, डेथ। सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करने से पहले पर्सन में क्या हो जाएगी, डेथ। तो एक और जगह एग्जाम में पूछा जाता है क्या, कि सिकल सेल एनीमिया में हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चे, लीथल जीन का। किसका एग्जाम्पल है, लीथल जीन। तो हम लिख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बच्चे, सिकल सेल एनीमिया में आपको HbS-HbS डेथ लाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लीथल जीन का एग्जाम्पल। अब लीथल जीन का एग्जाम्पल हो गया, तो जो पर्सन डेथ करता है बच्चे, उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप काउंट नहीं करते। तो यहां बच्चे आएगा फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, तो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, डेथ को हम काउंट नहीं करते, तो क्या होगा रेशियो 1:2। जीरो वाले कंडीशन नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि हम डेथ को काउंट नहीं करते किसमें, जब हम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम के लिए क्या पूछा जाएगा, जब 2 पर्सन ट्रांस एनेमिक पर्सन आपको मैरिज करे, तो क्या होता है, एक इंडिविजुअल में अब में क्या होगी बच्चे, 1 इंडिविजुअल जिसकी आपको ब्लड ग्रुप कैसी होगी, उसमें आपको ऐसा वेरिएशन आएगा, HbS-HbS जीनोटाइप, मतलब 100% सिकल सेल। ऐसे पर्सन क्या करते हैं, बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी डेथ करते हैं। पूछा जाएगा ये वाले पर्सन सर्वाइव करते हैं, हाँ, ये वाले पर्सन जो है वो ट्रांस एनेमिक में 50% नॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है, 50% सिकल सेल। तो ऐसे पर्सन जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेन कंप्लीट करते हैं, बट वो कैरियर होते हैं किसके, आपको डिजीज के, क्योंकि यही आगे जब मैरिज करेगा तो आगे चल के क्या लाएगा, डेथ लाएगा। तो हमें एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका में क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन बच्चे ट्रांस एनेमिक होते हैं, तो उनको मलेरिया नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा है मलेरिया क्या होता है, आपको प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, और प्लाज्मोडियम पैरासाइट कहाँ अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है बच्चे, आरबीसी में, लीवर में। तो आरबीसी इसको हेल्दी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आरबीसी को पहले ही क्या है कि आपको जो है कम ऑक्सीजन मिला है और उसकी शेप सिकल शेप की है। तो एग्जाम में आता है मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन आर ट्रांस एनेमिक, तो उसमें क्या होते हैं, मलेरिया से रेसिस्टेंट होता है, क्योंकि वहां पर्सन जो है वो सिकल सेल से अधिक किसमें डेथ कर जाते हैं, मलेरिया से। तो ट्रांस एनेमिक पर्सन को सिकल सेल नहीं होता। तो सिकल सेल एनीमिया रेसिस्टेंट्स कौन से होंगे, अफ्रीकन। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन आर ट्रांस एनेमिक। ये कैरियर तो है, कैरियर कहने का मतलब बच्चे आगे चल के ये क्या करेगा, आगे चल के डिजीज कॉज करेगा, लेकिन अभी जो है ये नॉर्मल लाइफ स्पेन कंप्लीट कर रहा है। तो एग्जाम में आएगा, हाँ बच्चे क्या है रजनीश, सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले क्यों डेथ करता है, वो एक लाइफ स्पेन दिया हुआ है बच्चे की 21 ईयर, 18 से 21 से पहले डेथ कर जाता है ऐसे पर्सन, मतलब होते तो डिजीज शुरू से ही है, लेकिन इनकी जो है डेथ, जैसे बच्चे हम बताते हैं क्वेश्चन होता क्या है, लीथल जीन के भी अलग अलग कंडीशन आते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट लीथल, एक होते हैं बच्चे सब लीथल। तो जो एब्सोल्यूट लीथल होता है उसमें बर्थ के 2 या 3 महीने में डेथ हो जाती है, लेकिन जो सब लीथल होता है उसमें बच्चे आपको पर्सन जो है वो
16 to 18 ईयर तक सर्वाइव करते हैं, तो उसे हम सब लीथल कहते हैं। तो ये हमारे पास लीथल का भी सब कैटेगरी हो जाएगा, कौन सा, सब लीथल। क्लियर बच्चे, रजनीश समझ में आ गया कि ऐसे डिसऑर्डर जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले डेथ होती है उसे हम कहते हैं सब लीथल। क्लियर बच्चे, क्लियर। हाँ, तो हमें क्या क्या याद रखने हैं, अफ्रीकन आर मोस्टली, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अफ्रीकन आर मोस्टली ट्रांसएनेमिक, 10 इंडिकेट रेसिस्टेंस अगेंस्ट मलेरिया। मलेरिया इन्हें नहीं होता मोस्टली, क्योंकि मलेरिया से ऐसे पर्सन जो है वो आपको रेसिस्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी आरबीसी कैसी है, ट्रांसएनेमिक पर्सन। हाँ, ट्रांसएनेमिक बच्चे, सिकल सेल वाला तो डेथ कर जाएगा। ट्रांसएनेमिक पर्सन जो होते हैं वो कैरियर हुआ, मतलब अभी नॉर्मल लाइफ स्पेन कंप्लीट कर रहा है, और ऐसे पर्सन जो है वो क्या होंगे, आपको जो है वो किससे आपको जो है रेसिस्टेंट्स होंगे, ट्रांसएनेमिक आर रेसिस्टेंट अगेंस्ट मलेरिया। तो हमें क्या याद रखना है बच्चे, फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया किसके एग्जांपल है, सीड सेप के साथ प्लियोट्रॉपिक की। और सिकल सेल एनीमिया में क्या जेनेटिक वेरिएशन आया सो देख लिए, उससे आरबीसी में क्या चेंज आया सो देख लिए। आरबीसी में सिकल सेप होने से क्या वेरिएशन आएगा कि ये कम ऑक्सीजन कैरी करेगा, 2 अल्फा 2 बीटा होते तो एडिक्वेट ऑक्सीजन कैरी करता, 2 अल्फा 1 बीटा है तो लेस ऑक्सीजन कैरी करेगा। और ये जो बाइकनकेव शेप है वो इजिली पास होते हैं आपको ब्लड वेसल्स में। अगर आरबीसी सिकल शेप हो गई तो आपको ब्लॉकेज भी रिजल्ट करता है ब्लड वेसल्स में। तो ऐसे डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। एग्जाम में आएगा सिकल सेल एनीमिया पर एक और क्वेश्चन, क्या यह लीथल जीन का एग्जाम्पल है? हाँ, लीथल मतलब जहां जीन से क्या है बच्चे, डेथ है। लीथल कहने का मतलब होता है, लीथल जीन कहने का मतलब जीन डेट रिजल्ट्स डेथ, क्या कहलाएगा, लीथल। लीथल जीन में आएगा जीन डेट रिजल्ट्स डेथ। और यहां देखिए, जब 2 ट्रांसएनेमिक वाले पर्सन की मैरिज होगी तो हमें क्या आएगा, लिथलिटी आएगा। जिस पर्सन में HbA है बच्चे, तो HbA बता रहा है नॉर्मल हेमोग्लोबिन, और HbS क्या बता रहा है, सिकल सेल। यहां भी HbA HbS में 50% नॉर्मल 50% सिकल सेल। HbA HbA 100% नॉर्मल, ऐसे पर्सन नॉर्मल होंगे। क्लियर बच्चे। अब पूछा जाएगा जहां पर 50% नॉर्मल 50% सिकल सेल, ये कैरियर होंगे, मतलब अभी तो डिजीज इसमें नहीं होगा, आगे ये डिजीज आपको कैरी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्लियर बच्चे। क्या पूछे अनिल सर, डेथ डायरेक्टली होती है या किसी डिजीज के होने से? सर बच्चे एनीमिया जो है वो पहले से ही डिसऑर्डर है, एनीमिया से तो वैसे ही डेथ होगी अगर आपको ये ट्रीट नहीं हुआ तो। फिनाइल कीटोन्यूरिया में आपने देखा था ऐसी कंडीशन नहीं आता, लेकिन यहाँ एनीमिया है तो एनीमिया से तो पर्सन की वैसे ही आपको जो है सफोकेशन होती है और पर्सन लेस ऑक्सीजन कैरी करता है। क्लियर। लेकिन डेथ डायरेक्टली नहीं होंगे, ये आपको जो है वो बिफोर मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी होते हैं, मतलब कुछ ईयर तक सर्वाइव करेगा ऐसे पर्सन। क्लियर बच्चे। हाँ, लीथल के यस बाद सर। क्या, लीथल के बाद हमने बच्चे लिखा है सिकल सेल एनीमिया लीथल जीन के एग्जाम्पल है। सिकल सेल एनीमिया इज एग्जाम्पल ऑफ लीथल। और लीथल में भी कौन सा लीथल है, जीन डेट रिजल्ट्स डेथ, ये सब लीथल का एग्जाम्पल होता है। सब लीथल कहने का मतलब कुछ दिन तक पर्सन सर्वाइव करे। एब्सोल्यूट लीथल मतलब बर्थ के साथ ही डेथ हो जाए। तो आपको यहाँ अफ्रीकन मोस्टली कैसे होते हैं, ट्रांसएनेमिक, और ट्रांसएनेमिक आर कैरियर। लेकिन ये किससे आपको रेसिस्टेंट्स होंगे, मलेरिया से, क्योंकि मलेरिया आपने पढ़ा था बच्चे क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। और प्लाज्मोडियम कभी भी आपको जो है डिजीज आरबीसी को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो प्लाज्मोडियम सर्वाइव करेगा आरबीसी में, तभी तो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। लेकिन यहाँ पहले से ही आरबीसी के पास क्या है, लेस ऑक्सीजन है। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि अफ्रीकन आर मोस्टली ट्रांसएनेमिक, तो किस डिजीज से रेसिस्टेंट होंगे, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा मलेरिया से। अब हम सिकल सेल पर एक दो क्वेश्चन देते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। ये समझ में आ गया सिकल सेल एनीमिया? क्लियर बच्चे, सारे यस कंसेप्ट सर। सिकल सेल एनीमिया क्लियर। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर बताइएगा, तो सिकल सेल एनीमिया आपका क्लियर हो जाएगा।
चलिए ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब हम लोग सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया और स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस प्लियोट्रॉपिक में देख लिया। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर बताइएगा। ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको बताना है आंसर क्या होगा। प्लियोट्रॉपिक के लास्ट एग्जांपल बताइएगा। अब बताइएगा, इन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन रिजल्ट्स इन। अब हम ऑप्शन दे रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करता है सो देखिए। ऑप्शन आएगा सीटीसी कन्वर्ट इनटू सीएसी, दूसरा जीएजी कन्वर्ट इनटू जीयूजी, तीसरा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ नन ऑफ दीज। क्या होगा ऑप्शन? अगर ये क्वेश्चन का आंसर जो है, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बताइए कौन सा? क्या चेंज आएगा इन सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन रिजल्ट्स इन? क्या आंसर होगा? गुंजन थर्ड, कोशिका थर्ड, प्राची थर्ड। बच्चे इसलिए तो ये क्वेश्चन दिए हम, गलत हो गया, सबका आंसर गलत है। सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन का हाँ गलत। हाँ, कोशिका का सही है बच्चे। सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन किस में होता है? म्यूटेशन होता है बच्चे डीएनए में। हाँ अब इसी का सही है। हाँ अब प्राची सही है। नन नहीं, रजनीश समझिए, सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन कहाँ होगा? डीएनए में। तो एमआरएनए तो खुद ब खुद बदल जाएंगे। म्यूटेशन की सोर्सेज कौन है बच्चे? म्यूटेशन कहाँ होता है? डीएनए में। डीएनए में म्यूटेशन आ जाएगा, सीटीसी सीएससी में बदल जाएगा, तो एमआरएनए तो खुद ब खुद बदल जाएगा। एमआरएनए में म्यूटेशन नहीं होती, डीएनए में म्यूटेशन होगा हमारे डीएनए में, और एमआरएनए तो खुद ब खुद उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। हाँ अब सबका आंसर सही है। ये क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, लेकिन आप बोथ नहीं टिक कीजिएगा, गलत हो जाएगा। सबको कंसेप्ट समझ में आ गया? हिंट क्या होंगे? म्यूटेशन, ये छोटा सा क्वेश्चन है जो गलत हो जाता है। म्यूटेशन अकर्स इन डीएनए, एमआरएनए तो उसके अकॉर्डिंग चेंज ही हो जाएगा। एमआरएनए चेंजेज अकॉर्डिंग टू डीएनए। जैसा डीएनए में चेंज आएगा, एमआरएनए तो खुद ब खुद अपनी बेस सीक्वेंस बदल देगा। तो आंसर इसमें, ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो बच्चे सब जो है वो बोथ टिक कर देते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं, एनसीईआरटी ने भी लिखा है सीटीसी बदलता है सीएससी में और एमआरएनए बदलता है जीएजी जीयूजी में। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बोथ भी रहेगा, लेकिन हमें कौन सा टिक करना है? सीटीसी कन्वर्ट इनटू सीएससी, तब ये म्यूटेशन होगा। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा, इन सिकल सेल एनीमिया जो पूछा जाता है सब हम लोग देख ले। हेमोग्लोबिन की कंपोजिशन क्या होगी? फर्स्ट होगा 2 अल्फा 2 गामा, 2 अल्फा 2 डेल्टा, 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 1 बीटा। कौन सा? बोलिए। क्लियर? मतलब 1 बीटा पॉलीपेप्टाइड नॉन फंक्शनल। थर्ड क्वेश्चन, इन सिकल सेल एनीमिया एमिनो एसिड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होंगे? पहला है वेलिन रिप्लेस बाय ग्लूटामिक एसिड, दूसरा है ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेलिन, तीसरा वेलिन रिप्लेस बाय ग्लाइसिन, और फोर्थ ग्लाइसिन रिप्लेस बाय वेलिन। कौन सा ऑप्शन? यही सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, बोलिए कौन से हो जाएंगे बच्चे? सही है सबको। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या जाता है? वेलिन। ग्लूटामिक एसिड क्या है? एसिडिक एमिनो एसिड। वेलिन कौन सा है? आपको जो है न्यूट्रल। तो हमने एक सब टॉपिक देख लिया बच्चे डिटेल में, उसका नाम था प्लियोट्रॉपिक। अब प्लियोट्रॉपिक
समझ में आ गया सबको कि प्लियोट्रॉपिक में वन जीन सेवरल फिनोटाइप परफॉर्म करते हैं, और इसमें एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस और सीड की शेप, फिनाइल कीटोन्यूरिया, और वन और याद रखिएगा जो काफी पूछा जाता है, थर्ड एग्जांपल कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। क्लियर बच्चे? अब प्लियोट्रॉपिक समझ में आ गया सबको। अब हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे इसी का उल्टा, जहां वन कैरेक्टर कोड होते हैं सेवरल जीन से, वो कहलाता है क्या, आपको जो है उसे हम कहेंगे, इसी का एग्जांपल प्लियोट्रॉपिक का रिवर्स होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। प्लियोट्रॉपिक सबको क्लियर? चलिए ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थैंक यू सो मच बच्चे। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से अगली क्लास में। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।